हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहाँ शैन बताते हैं और जिन फीलिग्लेस को इन दोनों ने पहले अपने दिलों में दफना दिया था, इसलिए ही वो इन दोनों को ही प्रतिज्ञा लेने के लिए मजबूर कर पाई। 10 सालों बाद ये दोनों ही मरते दम तक लड़ेंगे और उस समय ही ये दोनों 100 साल के हो गए थे और अगले सालों में ये दोनों ही ट्रांसजेंडर भी बन गए। और उस समय अचानक से जुई सुई गायब हो गई और अपने पीछे सिर्फ एक मैसेज छोड़ गई, इनका जो 100 ईयर होगा वो इनका लास्ट होगा और सिर्फ इनमें से एक ही सरवाइव करेगा, नहीं तो ये पूरे ही कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। और 100 सालों बाद एक बार ही वापस से ट्विन होली ड्रैगन्स की जो फीलिंग थी उसे लेके वो एक बारी वापस से काफी गहरी हो गई थी और इन दोनों ने ही काफी कोशिश की, लेकिन ये बढ़ती गई। और जुई सुई ने कहा कि जो भी जीतेगा यह उससे शादी कर लेगी और तब तक तो मुलाव और ड्रैगन एम्परर की बीवियां भी गुजर चुकी थी। तो युहाओ पूछता है तो फिर अंत में कौन जीता? तो शैन बताते हैं कोई भी नहीं जीता, क्योंकि उस लास्ट बैटल में इन दोनों की ही फाइट नहीं हुई थी, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही इवल स्पिरिट मास्टर दुबूसी के भाई ने शेरक एकेडमी के ऊपर हमला कर दिया था और मुलाव की उससे काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई भी हुई थी और इस दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। और एल्डमो ने काफी सालों तक अपनी व्हाइट लिस्ट करने की काफी कोशिश की, हालांकि वो अपने उन ग्लोरियस दिनों में नहीं लौट पाए जैसे कि वो पहले रेडियंट होली ड्रैगन हुआ करते थे और बाद में वो वैसे बन के रह गए जैसे तुम जानते हो। और उसके बाद से ड्रैगन एम्परर और जुई सुई फिर कभी दोबारा अपीयर नहीं हुए। तो युहाओ कहता है वो ड्रैगन एम्परर तो कितना ज्यादा गिरा हुआ था और तब भी उसने टीचर को अपना भाई कहने की हिम्मत की। तो शैन कहते हैं इस मसले के ऊपर कुछ भी कहना काफी मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि सिर्फ ड्रैगन एम्परर को ही सच पता है। युहाओ कहता है शैन, तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है ड्रैगन एम्परर का होली गोस्ट जज से कोई लेना देना हो सकता है, जिसे हमने हाल ही में डिस्कवर किया है, और यहाँ तक कि शायद वो सिनेमून एम्पायर के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं? तो शैन कहते हैं मुझे लगता है कि यह तो संभव नहीं है, क्योंकि इस समय कॉन्टिनेंट गुस्से की आग में जल रहा है और उस चालक सिनेमून एम्पायर ने हर एक चीज के ऊपर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं और फ्यूचर में कॉन्टिनेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ड्रैगन एम्परर शायद शेरक एकेडमी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो टीचर के साथ रिलेशनशिप थे उसकी वजह से, लेकिन चीजें बाकी की कंट्रीज के लिए अच्छी नहीं दिख रही है। और युहाओ मन में कहता है कितनी बुरी बात है कि मेरा कल्टीवेशन अब भी काफी कमजोर है और तो और मेरी उम्र भी अभी काफी कम है, और अगर मैंने और भी 20 साल पहले जन्म लिया होता तो शायद मैं अभी और भी बेहतर होता। हालांकि अब भी मेरा ये रास्ता काफी लंबा है जहाँ पर मैं बस स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकता हूँ। और सिर्फ अब कुछ महीने ही रह गए हैं हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के कॉन्टिनेंटल इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट में, और मेन इसके एक पार्ट के रूप में शेरक एकेडमी के ग्लोरी के साथ ही शुरू होगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होगी जो कि वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत होगी, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फिर हम देखते हैं कि युहाओ शैन के साथ शेरक एकेडमी लौट आया होता है और युहाओ अपने घर अपने शेरक लौट के आने पर काफी खुश भी होता है। और शैन कहते हैं युहाओ, तुम्हें कुछ समय पोसाइडन पवेलियन ही रुकना होगा और स्कूल की एक्टिविटीज को खत्म हो जाने के बाद कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए रुकने की जगह अरेंज कर दूंगा। और एक्टिविटीज का सुन के युहाओ हैरान होता है और पूछता है कि कैसी एक्टिविटीज? तो शैन कहते हैं लिटिल बॉय, तुम्हें उस बारे में बाद में पता चल जाएगा। और युहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है और यह मन में कहता है कि यहाँ पर एग्जाम्स के अलावा अब कोई और भी एक्टिविटीज होती है क्या? चलो जाने दो, पहले चल के अपने सीनियर्स और जूनियर्स से मिलते हैं। और युहाओ आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक लड़की उसके बाजू से निकलती है और यह उससे पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की का रुमाल इसके फेस के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से यह उसके चेहरे को नहीं देख पाता है और उस रुमाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। और तभी वो लड़की युहाओ के पास आ जाती है और ये तो वाकई में दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर आप लोगों को भी यह खूबसूरत लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे देखते ही युहाओ काफी दंग रह जाता है और इसे ऐसा लगता है कि यही गॉडेस ऑफ लाइट है, और धीरे धीरे करके युहाओ के पास आ जाती है और उससे यह अपने रुमाल को वापस मांगती है, लेकिन युहाओ की नजर तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती है और उसके मांगते ये रुमाल को उसे सौंप देता है। और युहाओ से इस रुमाल को लेके ये लड़की वहाँ से जाने लगती है और युहाओ सोचता है उस रुमाल के ऊपर तो वांग क्वेर नाम लिखा हुआ था। वांग क्वेर वांग डोंग, तो क्या ये सच में वांग डोंग की सिस्टर थी?
और चलो इसका पीछा करके उससे पूछते हैं क्या यह उसकी सिस्टर है। लेकिन ये क्या सही रहेगा, क्योंकि वैसे भी सिर्फ मैं ही इसे जानता हूँ, बल्कि ये नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ। और ये तो काफी तेज थी, और कम से कम इसके पास 5 रिंग्स होंगी। और क्या ये शेरक अकेडमी जाने की कोशिश कर रही है। और युहाओ देखता है कि वो सिटी गेट के अंदर चली गई है। और जब यह इसका पीछा करते हुए सिटी गेट के अंदर पहुंचता है तो ये काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इसे कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। और यह आसपास देखते हुए मन में कहता है मैंने उसके ओरा को लॉक नहीं किया था, इस वजह से अब और मैं उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और फिर युहाओ थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शायद हमारी ही किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, और मैं अब इसकी और ज्यादा परवाह भी नहीं करूंगा। और अब मैं पहले जाके अपने सीनियर्स और जूनियर से मिलता हूँ। हम देखते हैं कि वोंग डोंग युहाओ से छिप रख होती है, और यह छिप के उसे ही देख रही होती है। और उसको यहाँ से जाते हुए देख ये राहत की सांस लेती है और मुस्कुराती भी है। और हम देखते हैं कि युहाओ सबसे मिलने के लिए आ गया होता है, और इसे सबसे पहले नाना मिलती है, जो कि युहाओ को देख के काफी खुश होती है। और यह कहती है कि मास्टर आखिरकार आप लौट के आ ही गए। और युहाओ इससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाया करो। और तभी यहाँ पर बीबी आ जाता है, और वो कहता है कि युहाओ आखिर बार तुम यहाँ पर आ ही गए। और बीबी को देख के युहाओ खुश होता है, और यही युहाओ का घर में स्वागत करते हुए कहता है मैंने तो बस इस बारे में सुना था कि तुम लौट आए हो, इसलिए बस मैं देखने के लिए बाहर आया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बाहर तुम मुझे सच में मिल जाओगे। जैसे ही बीबी युहाओ को लेकर अंदर जाता है, और अंदर आने के बाद ही युहाओ केटाओ और जू सांसी से भी मिलता है। और जब ये सभी काफी लंबे समय बाद मिलते हैं तो ये काफी खुश होते हैं। और टैंगसेक जो इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से इम्प्रूव हो रहा है, इस बारे में बीबी युहाओ को बताता है। और यह सब कुछ सिर्फ युहाओ की वजह से ही संभव हो पाया है, जो ब्लूप्रिंट्स उसने भेजे थे। और अब टैंगसेक का अच्छा खासा साइज हो गया है। और जो इनर क्लैन है वो सेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि जो आउटर क्लैन है वो बाकी ग्रुप्स के साथ रिलेशन के लिए जिम्मेदार है। और श्रेक अकेडमी की मदद के साथ हर महीने टैंगसेक टेंगोडली कैनन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, और उनमें से ज्यादातर श्रेक अकेडमी को बेच दिए जाते हैं। और ठीक है, अब जब तुम लौट ही आए हो, हम इस बारे में बात करना बंद करते हैं। युहाओ कहता है अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं भी इस बारे में जानना चाहता था। और चलो बताइए कि मेरी सीनियर सिस्टर्स और वोंग डोंग कहाँ है। तो बी कहता है और तुम्हें वो याद भी है, और क्योंकि कल एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है तो तुम उन सभी से वहीं पे मिलोगे। इस पर युहाओ पूछता है कैसा इवेंट है, और क्या वोंग डोंग उसे अटेंड करने के लिए समय पर आ जाएगा। तो बी मुस्कुराते हुए कहता है वो डेफिनेटली आएगा। और बी की इस बात पर युहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बी बात पलटते हुए कहता है चलो अब समय हो गया है डिनर का, और बाकी चीजों के बारे में हम डिनर के दौरान ही बात करेंगे। और फिर हमें श्रेक अकेडमी के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्कोहल को देख के युहाओ काफी हैरान होता है, और ये कहता है सीनियर ब्रदर आखिर यहाँ पर यह क्या हो रहा है, और आखिर कब से अकेडमी ने हमें अल्कोहल ड्रिंक करने की इजाजत दे दी है। और बी कहता है कल वो इवेंट होने वाला है, इसलिए आज रात बैचलर नाइट है। और क्या तुमने यह नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर सिर्फ मेल स्टूडेंट्स ही हैं? और बैचलर नाइट से युहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जू सांसी उसे बताता है इसका मतलब कि तुम एक फ्रेंड की तलाश कर रहे हो। और केताओ कहता है सीनियर ब्रदर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो बी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो और तो और उस दौरान काफी ज्यादा बेशर्म भी रहते हो, तो शायद तुम्हें भी एक मौका मिल सकता है। और इनकी बातों से युहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो युहाओ कहता है वो इवेंट तो कल होने वाला है ना, और आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो जू सांसी कहता है मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही नहीं बता रहा हूँ, और तुम जो वर्जिन हो इस चीज के लिए तुम किसे दोषी ठहरा सकते हो। तो बी कहता है ज्यादा बकवास मत करो, और अगर तुम इसे ऐसे ही बुली करते रहे तो मैं तुम्हारे कल के प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। और बी की इस बात को सुनकर जू सांसी अपनी पावर दिखाते हुए कहता है तुम तो कितने ज्यादा रूड हो, और मुझे लगता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। तो बी इससे कहता है लड़ना शुरू मत करो, नहीं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि कल के इवेंट में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा आउटकम तुम्हें ना मिले। और बी की इस बात को सुनकर जू संशी ठंडा पड़ जाता है, और ये तुरंत ही बी के पैर को पकड़ के रोते हुए गिड़गिड़ा हुए कहता है ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे तुम माफ कर दो, लेकिन बी तुम्हें कल मेरी मदद करनी ही होगी, और अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दूंगा। जबकि बी इससे परेशान हो गया होता है, तो इससे ये दूर हटने के लिए कहता है। और इस तरफ युहाओ हैरान परेशान होते हुए पूछता है सीगॉड आइलैंड का मतलब क्या है। तो बी कहता है ठीक है, हम तुम्हें कल के इवेंट के बारे में बताएंगे,
और जू सांसी कहता है, हम इसे 2 शब्दों में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब कि तुम इसे ब्लाइंड डेट भी कह सकते हो। और ब्लाइंड डेट को सुन के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और बी कहता है, ये हमारे स्कूल के ट्रेडिशनल एकेडमी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे ऊपर स्कूल की भी काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से हम में से ज्यादातर को बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट होने का मौका नहीं मिलता है। और क्या तुमने यह नोटिस किया कि हमारी एज हो जाने के बाद भी हम में से ज्यादातर सिंगल ही हैं, तो इसलिए इस इवेंट के दौरान सभी लोग ही अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करेंगे और इस तरीके से यह अपने मनचाहे पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। तो युहाओ हंसते हुए कहता है, अगर मैं इस इवेंट को ज्वाइन ना करूं, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो बी युहाओ को ऐसा करने के लिए मना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम श्रेक 7 डेविल्स का एक हिस्सा हो, इसलिए सभी लोग सोचेंगे कि तुम डर गए। सो सांसी कहता है, चिंता मत करो, ये काफी आसान होगा और मैं तुम्हें 3 ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि तुम बहादुर बनो, तुम विचारशील और बेशर्म भी बनो। और हम सभी ही एडल्ट्स हो गए हैं, इसलिए अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम बहादुरी दिखाते हुए उसके लिए जाओ। और इस बात को सुनकर युहाओ भी थोड़ा शर्माने लगता है और यह मन में कहता है, जब बात फाइटिंग की आती है तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जब बात डेटिंग की आती है तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर वो आए और ना जाने ये वोंगडोंग कहाँ चला गया है, क्योंकि अगर वोंगडोंग सच में उसकी ट्विन सिस्टर हुई तो वो मुझे कुछ टिप्स दे सकता है। और बी कहता है, चलो ठीक है, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और जाके मौज मस्ती करके तनाव को दूर करना। और युहाओ तुम भी जाके थोड़ी बहुत पी भी लो। और इस तरफ हम युहाओ के हाथ में अल्कोहल का ग्लास देखते हैं, जिसको पीते हुए यह मन में कहता है, इसका स्वाद तो थोड़ा सा कड़वा है और इसके अंदर से तो गाढ़ी सी बेर की सुगंध आ रही है। इसका जो पहला स्वाद है वो स्वाद कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन इसके बाद एक हल्का ताज़ा स्वाद है जो कि ओक बैरल और अंगूर का स्वाद है, तो इसे ही वाइन कहते हैं। और तभी इसके पास एक बंदा आता है जिसे देख के ये पहचान लेता है कि ये दाई हुबिन है। और दाई हुबिन के युहाओ पास आके कहता है, क्या कल तुम सी डेटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो? जिस पर युहाओ हाँ कर देता है। तो दाई हुबिन कहता है, अब जब तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, और क्यों ना हम दोनों शर्त लगाएं? तो युहाओ कहता है, मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। तो दाई हुबिन कहता है, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम एक डर गए? युहाओ कहता है, नहीं, यह मत समझो, बल्कि यह समझो कि तुम इसके काबिल नहीं हो। और युहाओ की इस बात को सुनकर दाई हुबिन को काफी गुस्सा आ जाता है और यह जाते हुए युहाओ से कहता है, मैं काबिल हूँ या नहीं ये हम इवेंट के अंदर देख ही लेंगे। और इतना कह के दाई हुबिन यहाँ से चला जाता है। और इसे जाता देख युहाओ मन में कहता है, दाई हुबी अब बड़ा हो गया है और अब ये जल्दबाजी नहीं करता जैसे कि यह पहला किया करता था। और दाई हुबिन के यहाँ से चले जाने के बाद जू सनशी इसे कहता है, आखिर वो कल क्या कह रहा था तुमसे? तो युहाओ कहता है, वो मुझसे इवेंट में मिलने के लिए कह रहा था। और जू सांसी कहता है, ऐसा दिखता है कि वो कमीना तुम्हारे साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 2 सालों में ये काफी तेजी से लेवल अप पर लेवल अप करे जा रहा है। और अगर यह कल तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम केयरफुल रहो, क्योंकि वैसे भी यह तुम्हारी जिंदगी भर का मामला होगा। और जू सांसी की इन बातों को सुनकर युहाओ हैरान परेशान होते हुए कहता है, थर्ड ब्रदर, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कल मेरा सोलमेट मुझे मिल जाएगा। और फिर जू सनशी यहाँ से जाते हुए कहता है, जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है तब तक मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और चलो ठीक है, अब मैं और पीने जा रहा हूँ। और जू सांसी की इन बातों को सुनकर युहाओ के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इतना कहते ही हम भी अपना इस एपिसोड को यहीं पर एंड कर देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा।